हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करने के लिए दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। अब मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया है और बार बार वही फॉर्मेट प्रिंट करना है, इसलिए मैं बार बार पूरी बात नहीं लिखूंगा। मैंने कहा इस चैप्टर में लॉजिक कुछ भी नहीं बचा, बस फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम बस सारे क्वेश्चन में ये सीखते हैं कहां कहां क्या क्या लिखना है। पीएनएल लिखना सिखा दिया मैंने आपको, एक बार और पीएनएल के क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट पर आते हैं। तो लिखा है 3rd नंबर क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जयपुर बैंक लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट अर्नड ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट अर्नड ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपीए, interest earned on term loan classified as NPA, sorry, received on term loan classified as NPA. Interest on cash credit and overdraft, interest earned but not received on cash credit and overdraft treated as NPA. बस इतनी सी बात समझ लो आप कि क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं इंटरेस्ट अर्न ऑन टर्म लोन 1512, यानी शेड्यूल नंबर 13 में आप इंटरेस्ट जब लिखेंगे तो इंटरेस्ट अर्नड ऑन टर्म लोन, यानी टोटल इंटरेस्ट ये। यहां एनपीए पीए वर्ड नहीं लिखा, यहां लिखा इंटरेस्ट अर्न यानी टोटल। नीचे लिखा इंटरेस्ट अर्न ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपीए। जो एनपीए क्लासिफाइड थे उन पर इंटरेस्ट अर्न कितना 512। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि सर ये अलग से है या इसमें इंक्लूड है। तो अगर ऊपर वाले में ये लिखते कि इंटरेस्ट अर्न ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज परफॉर्मिंग असेट पीए, तो हम मानते ये अलग है और वो अलग है, परफॉर्मिंग अलग नॉन परफॉर्मिंग अलग। लेकिन जब ऊपर लिखा, ऊपर आपको डायरेक्ट लिखा इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, टर्म लोन मतलब सब तरह के टर्म लोन, जो परफॉर्मिंग है वो भी, जो नॉन परफॉर्मिंग वो भी, तो टोटल ये है। इसमें से नॉन परफॉर्मिंग कितने वो लिख रहे हैं वो कि 512 नॉन परफॉर्मिंग है जिसपे इंटरेस्ट अर्न हुआ है, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपी 100 पे। अब आपको यहाँ वो रूल याद आना चाहिए, कौन सा, और आपको नोट भी डालना पड़ेगा, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट on NPA accounts, interest earned is not recognized, interest received is recognized, means receipt basis, recognition of interest on NPA account on receipt basis। तो हम 512 हटा देंगे माइनस, और एक्चुअल जितना रिसीव हुआ वो जोड़ देंगे। ठीक है, समझ गई बात। ये माइनस कर देंगे और ये प्लस कर देंगे। या आप क्या कर सकते हो कि 512 में से 112 तो रिसीव्ड हो गया, 400 जो नहीं रिसीव्ड हुआ वो माइनस कर दो। जैसा कि नीचे आप देखो कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में लिखा है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में कितना है 2772 टोटल। उसमें क्या लिखा है नीचे, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड ऑन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एनपी, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड है तो नॉट रिकॉग्नाइज, 772 माइनस हो जाएंगे, बाकी का जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर मैंने आपको कौन सा था 13 में, आपको ये बात ध्यान रखना है। फिर कमीशन, कमीशन इन सारे क्वेश्चन में बैंकिंग में कमीशन का मतलब होता है कमीशन अर्नड यानी अदर इनकम। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लिखते अदर इनकम में है शेड्यूल 14 में, लेकिन माइनस में। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ये भी 14 में। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये 13 में आता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 13 में आता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 14 में आता है। सैलरी, बोनस, रेंट, प्रिंटिंग, डायरेक्टर, लॉ, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ये सब लिख देना आप 16 में। और अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है मेक नेसेसरी प्रोविजंस ऑन रिस्क असेट्स, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, डाउटफुल लॉस असेट। स्टैंडर्ड नहीं दिया है तो हम कैसे निकालेंगे। टोटल एडवांसेस भी नहीं दिए कि चलो टोटल एडवांसेस दिए होते तो उसमें से ये सारे हटा देते तो बचते स्टैंडर्ड दी। तो आप इनपे प्रोविजन बनाओगे, सब स्टैंडर्ड पे कितना बनाओगे, तो अगर सिक्योर्ड अज्यूम करते हो तो 15 और अनसिक्योर्ड तो 25, तो सब लोग सिक्योर्ड करना अज्यूम। डाउटफुल वाला पॉइंट जानते ही हो आप, ईयर वाइज चलता है, 1 ईयर है और फिर दूसरा क्या है फॉर 2 ईयर्स है, और कुछ नहीं लिखा है तो सिक्योर्ड मानेंगे, क्योंकि अनसिक्योर्ड होता तो 1 ईयर 2 ईयर की जरूरत ही नहीं पड़ती, 100% ही प्रोवाइड हो जाता है, और लॉस असेस पे 100%। ये सारा प्रोविजन आप कहां लिखोगे, ये आप वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट रहेगा आपका प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज का। शेड्यूल 13, 14, 15, 16 बन जाते हैं। उसके बाद प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज में एक तो ये आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन चारों पर, और एक और नीचे क्या लिखा, बैंक हैज क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 400,000 एज करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू विच इज 380,
तो जब करंट इन्वेस्टमेंट होता है तो मैंने आपको बताया था वैल्यूएशन का तरीका, यहाँ भी AS13 जैसे रूल्स लगते हैं, कॉस्ट आर फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। तो 400 का इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट वैल्यू 380 यानी 20 का हमें इस पर भी प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट। तो आप एक तो सब स्टैंडर्ड पर बनाओगे, डाउटफुल पे बनाओगे, लॉस पे बनाओगे, इन सब पे, और प्लस एक और बनाओगे, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज करना। तो 400 कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू जो है वो 380 है, तो 20 का प्रोविजन इसमें बनाएंगे। ये सब प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में लिखा जाएगा। तो पीएन अकाउंट में 13, 14, 15, 16 बड़े आसानी से लिख दोगे आप, और वहीं प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज ये उठा के लिख देना। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट एक दो बात नहीं थी एनपीए वाली, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो थर्ड नंबर होमवर्क लिखें। थर्ड के बाद आप होमवर्क में लिखेंगे सिक्स्थ पर आए। सिक्स्थ क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट का है। क्या लिखा हुआ है इसमें? पहला इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 8860 थाउजेंड्स में, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ये दोनों शेड्यूल नंबर 13 में आते हैं। इंक्लूड्स इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इनकम भी वही आती है, तो सारे इंटरेस्ट वही आते हैं, इससे सही लिखा है इन्होंने, कुछ गलत नहीं है। गलत होता तो हम प्लस माइनस कुछ करने की कोशिश करते हैं, सब सही है। अदर इनकम 220, ये हो गया शेड्यूल नंबर 14। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 16। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत अरेंज किया हुआ है, और अगर इस क्वेश्चन में अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम शेड्यूल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि रेडी है आपके शेड्यूल। इसका मतलब सिर्फ पीएनएल बनाएंगे डायरेक्ट, सीधे उसमें 13, 14 सीधे लिख देंगे डायरेक्ट अमाउंट। फिर लिखा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये तो ऑलरेडी इंक्लूड है ना ऊपर, देखो लिखा हुआ 8860 में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑलरेडी इंक्लूड, और सही है, तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर नीचे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू बी प्रोवाइडेड फॉर 30 यानी क्लोजिंग रिबेट, और क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल वगैरह वगैरह। प्रोवाइड 35% ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड 25% ऑफ प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दो मिलेंगे, एक तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और एक और होगा आपका 10th नंबर। ये दोनों होमवर्क है, ठीक है। चलिए दोनों में से एक मैं करवाता हूं, 6th तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन में सब कुछ अरेंज है, तो आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको अदर इंफॉर्मेशन है ही नहीं, चारों पॉइंट डायरेक्ट है, तो कोई शेड्यूल बनाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिखो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 8860, अदर इनकम 220, टोटल ये हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इंक्लूड था ऊपर, देखो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में, तो इंक्लूड रहने दिया। क्लोजिंग रिबेट के बारे में, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू बी प्रोवाइडेड फॉर, ये रिबेट मैंने इसमें एडजस्ट करना सिखाई आपको, क्योंकि डिस्काउंट इसमें रहता है, तो ओपनिंग रिबेट ऐड कर देना, क्लोजिंग माइनस। मैं चाहूं तो 30 रुपए यहां भी माइनस कर सकता हूं, सही रहेगा। लेकिन हम चाहें तो नीचे प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो प्रोवाइडेड फॉर होता है, प्रोविजन ही तो है नेक्स्ट ईयर के लिए। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट लाइबिलिटी साइड में लिखते हो, और नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन ही तो है वो, इसलिए आप चाहें तो वहां से माइनस करें तो भी सही है, या यहां प्रोविजंस में लिखेंगे तो भी ऑटोमेटिक माइनस हो ही जाएगा ना। तो यहां लिख दिया मैंने रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 30 क्लोजिंग, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस क्यों दिए हैं? ताकि आप इनके ऊपर क्या निकाल सको? प्रोविजन निकाल। तो एक वर्किंग नोट बनाना, स्टैंडर्ड पर 0.4%, सब स्टैंडर्ड पर 15%, अनसिक्योर्ड डाउटफुल पर 100%, 5% करें, यहाँ पर 25%, 25 आएगा, 25%, 25 आएगा। तो यहाँ पर टोटल इसका जो है, अभी हमने कितना लिखा था, 10 से बढ़ जाएगा, यानी 83 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में कुछ हो तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, 1983, तो इसको हम 1983, ठीक है ना, ये 1983 हो गया। एक बार टोटल लगा लेना, अगर कहीं टोटल मिस्टेक हो तो आप सुधार लेना। कंसेप्ट समझो कि ऐसे क्वेश्चन में इस तरह से अरेंज करना है, प्रोविजंस के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना है, ये हमें दिए ही इसलिए होते हैं स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड, ताकि आप इसमें प्रोविजन बना सको,
ठीक है। अब टैक्स प्रोविजन की बात 35%, तो टैक्स प्रोविजन तब तक नहीं आ सकता तो प्रॉफिट नहीं आएगा। तो अब आपको यहां पे इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेट में आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि यहां टोटल अलग लगा दे, फॉर्मेट तो फिक्स है, टोटल तो इसके साथ ही लगेगा। तो हम रफ वर्किंग करेंगे, वर्किंग में 9080 -2720 -2830 -30 -1983, टोटल मिला के आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1517 आया वर्किंग नोट। इसका 35% 531 मान ले, 530.95 आया, उसको राउंड फिगर प्रोविजन है बेसिकली। और यहां ऐसा नहीं होता 35/135, टैक्स हमेशा प्रॉफिट पर निकलता है, प्रॉफिट जितना भी आया हो 1517 के प्रॉफिट पर 531। तो ये आपको यहां पर लिख देना वर्किंग नोट नंबर 2। अब 531 ये है, 1983 ये है, 30 ये है, टोटल मिला के होगा 2544। ठीक है, अब आप टोटल लगा सकते हो और अब आपका प्रॉफिट आएगा, और उस प्रॉफिट का 25% कहां ट्रांसफर करने के लिए कहा है, स्टैट्यूटरी रिजर्व में, बचा हुआ बैलेंस शीट में चले जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, 6th में नहीं करवा दिया आपको, लेकिन रिपीट करना चाहिए, 10th भी करना। 10th में भी एक डाउट में बता दूं आपको, एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्या हो सकती है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट पब्लिक डिपॉजिट, ऑपरेटिंग अदर इनकम, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज। इट इंक्लूड्स प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट एंड टैक्स प्रोविजन। तो इस बार टैक्स प्रोविजन निकाल के दे रखा है, एंड इट इंक्लूड्स प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट, एनपीए पर प्रोविजन निकाल रखा है, लेकिन नीचे दी आपको इतनी सारी क्लासिफिकेशन, देखो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, डाउटफुल, लॉस असेट सब दिया, जबकि उन्होंने बोला ऊपर इंक्लूड कर चुके हैं वो, तो हमें डबल से कैलकुलेट नहीं करना है, कंफ्यूज करने के लिए कहा। बस एक याद ये रखना, अंडरलाइन ये करना, वहां पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग। एनपीए पे जो प्रोविजन बनते हैं वो सब इंक्लूड है। तो एनपीए अकाउंट आप किसको बोलते हो, क्या स्टैंडर्ड को एनपीए बोलते हो? नहीं, एनपीए कहां से स्टार्ट होता है, सब स्टैंडर्ड से, ये एनपीए कहलाते हैं सारे। तो ये सारा प्रोविजन वो लोग बना चुके हैं, वो इंक्लूड है ऑलरेडी 2004 में। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि एक चीज पर नहीं बनाया, एनपीए पे तो हमने बना लिया, स्टैंडर्ड पर नहीं बनाया। तो आप नीचे इतने सारे फिगर में से सिर्फ स्टैंडर्ड वाला फिगर उठाओगे 5000, उसका 0.4% लगाओगे, इतना प्रोविजन और बना दोगे, बस बाकी प्रोविजन आपके पास रेडीमेड है, क्वेश्चन में बना हुआ, टैक्स प्रोविजन भी बनाओ, सब कुछ बनाओ। तो इतना सही, तो और इजी क्वेश्चन है, बस ये मेन पॉइंट था इसका। ठीक है, गलती ना हो इसलिए मैंने पहले समझा दिया। और आते हैं, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस की और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आए आप क्वेश्चन नंबर 5 पर। बैलेंस शीट अगले वीडियो में बनाते हैं, पहले इसी में कॉल करते हैं। अब आपके पास है 5th नंबर क्वेश्चन, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हैदराबाद बैंक। फिर सब कुछ कर रेडी है, आपको सिर्फ शेड्यूल में लिखना है, तो बताते जाएं। अगर लाइव क्लास होती तो मैं हमेशा बच्चों से ही पूछता हूँ ये बात, एक एक करके सभी की बारी आती है, सब बताते जाए ये कहाँ कहाँ है, तो इससे फॉर्मेट याद हो जाता है। अब आप खुद भी सोचते जाना, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड इंटरेस्ट ऑन टर्न। बड़े अरेंज क्वेश्चन, वरना क्वेश्चन में जनरली ऊपर नीचे होती थी, यहाँ तो बिल्कुल अरेंज है। तो ये तीनों क्या है, फाइनेंस है। आपने लोन दिया, एडवांसेस दिए कैश क्रेडिट के फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में, टर्म लोन पे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, शेड्यूल नंबर 13। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 13, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, ये भी इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, हमारा बैलेंस वहां उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि देंगे, मिलेगा ना, तो ये भी इनकम। सब तरह के इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल 13 में आते हैं, 13 का नाम ये इंटरेस्ट अर्न है। तो बड़ा अरेंज क्वेश्चन निकला। फिर कमीशन कमीशन कमीशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, लॉस ऑन सेल ऑफ एक्सचेंज, ये अदर इनकम। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सारे कमीशन एक साथ इनर कॉलम में जोड़ के आउटर में बाहर देते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी 14 में आएगा, है ना, अदर इनकम। लॉस भी वहीं पे आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट एक्सपेंडेड 15, ऑडिटर फी, डायरेक्टर, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, पेमेंट, प्रोविडेंट, प्रिंटिंग, रिपेयर्स, पोस्टेज, सब के सब 16। कितना इजी क्वेश्चन है, इसलिए मुझे नहीं करवाना। अब नई बात क्या, नई बात सिर्फ ये कि वो जो पॉइंट मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन बताया कि इंटरेस्ट ऑन एनपीए इज अंडर,
कैश क्रेडिट में अर्न हुआ 820, तो कलेक्ट 400 ही हुआ। तो अब आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर कैश क्रेडिट कितना दिया 1820, कितना दिया ऊपर कैश क्रेडिट 1820 कैश क्रेडिट पर, कैश क्रेडिट पर 1820 टोटल मिला के इंटरेस्ट है। और ये नीचे आके बोल रहे हैं कि एनपी अकाउंट, इनमें एनपी अकाउंट भी है इसमें, उस पर इंटरेस्ट अर्न हुआ 820 बट रिसीव्ड हुआ 400, तो क्या करोगे, अर्नड वाला माइनस कर देंगे और रिसीव्ड वाला प्लस। अगेन वही लाइन लिख दोगे आपके ऑन एनपी अकाउंट इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज ऑन रिसिप्ट बेसिस। तो ओवरड्राफ्ट में भी ऐसा ही, टर्म लोन में भी ऐसा ही। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस क्यों दिया है, तो वही प्रोविजन के लिए, प्रोविजन बना दोगे आप, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। अब लास्ट पॉइंट सीखने लायक है और वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बताएं क्या, देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है। मैंने एक बार बताया था आपको कंपनी इन्वेस्टमेंट कितने बना सकती है, ज्यादा 25% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा नहीं हो सकते और 75% शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पर होता है अनलेस देयर इज डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी, और करंट का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। तो कम इन्वेस्टमेंट है 2750, टोटल इन्वेस्टमेंट है 2750। इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट के आइटम है, पीएनएल में ये नहीं आएंगे। बैंक शुड नॉट कीप मोर देन 25% इन्वेस्टमेंट फॉर हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, HFM लिखवाया था मैंने, पढ़ाया था ना, देखिए हेल्ड फॉर मैच्योरिटी मींस लॉन्ग टर्म, तो 25% इसमें हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, ठीक है, हेल्ड टू मैच्योरिटी भी बोल सकते हो, H2M भी लिख सकते हो। इन द मार्केट वैल्यू ऑफ रेस्ट 75% इन्वेस्टमेंट इज 1975। बचे हुए 75% इन्वेस्टमेंट या तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस होंगे या अवेलेबल फॉर सेल होंगे, ये करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो ये करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2750 का 25% यानी 687.5, इसका वैल्यूएशन किस पे होता है, वैल्यूड एट कॉस्ट, तो इस पे तो कुछ करना नहीं चेंज, तो ये तो एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई डिक्रीज इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए ये पूरा बैलेंस शीट में एज इट इज जाएंगे, इसमें कोई डिक्रीज इंक्रीज नहीं। ये जो 75% पार्ट बचा आपका 75% 2062.5 कॉस्ट प्राइस, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, मार्केट वैल्यू दे रखी है 1975, ये मार्केट वैल्यू, तो इसका वैल्यूएशन व्हिचएवर इज लोअर पे होगा ना, यानी इस पे होगा, इस पे होगा यानी आपको कॉस्ट प्राइस गिराना पड़ेगी, तो 1975 को डिक्रीज करना पड़ेगा बाय 87.5, तो ये 87.5 कहां चला जाएगा, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज में। तो जब आप ये स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल इन सबके प्रोविजन बनाना, इसमें टोटल लगा लेना, प्लस इसमें नीचे एक प्रोविजन किस बात का लिख देना, इस बात का, ये पूरा वर्किंग मॉडल है। तो टोटल प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज आपके एक तो वो हो जाएंगे सारे डाउटफुल डेट्स वाले, और एक ये आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट पर जब भी डिक्रीज करना होता है इस कंसेप्ट के हिसाब से, तो ये प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज में जाता है। कंटिंजेंसी इसलिए क्योंकि आज ये रेट कम होगा, हो सकता है कल को बढ़ जाए, तो कंटिंजेंट है, ठीक है। तो ये नहीं बात थी, बस इसके अलावा इस क्वेश्चन कुछ खास नहीं। और जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन शायद स्टडी मटेरियल में भी, तो आप पूरा करने के बाद चेक करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मॉडर्न बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन में करवाता हूं आपको। ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही जो वहां होती है, वर कंक्लूडेड, असेसमेंट कंप्लीट हो गया आपका, एंड फाइनल लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी ऑन दिस अकाउंट वर्क आउट टू 22,40,000। लास्ट ईयर की लायबिलिटी इस साल क्यों नहीं, देखेंगे, सोचेंगे आप। बैंक has make an evaluation at the end of year recoverability of advances and find itself the following position। बैंक खुद भी तो एनपी रिकॉग्नाइज कर सकती, बैंक खुद भी तो देखेगी कि कौन कस्टमर अच्छा है कौन नहीं है। तो बैंक ने खुद ने फाइंड आउट किया क्या, कि एक अनसिक्योर्ड एडवांस था टू द एक्सटेंट 60,000 वुड बी फुल्ली इरिकवरेबल, वुड बी, बैंक को लगता है कि ये पैसा इरिकवरेबल, तो प्रोविजन बना दो। तो ये प्रोविजन तो इस पर लॉ फिक्स है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि प्रोविजन और बनाना चाहते हो किसी रीजन से, तो ये रीजन है, तो इस बार प्रोविजन अलग तरीके से बना।
अब हम ये परसेंट नहीं, अब हमने कहा है 60,000, ये रिकवरेबल, तो हम 60,000 पूरे प्रोविजन बना दिए। दूसरा एक और लोन है अनसिक्योर्ड लोन टू द एक्सटेंट 40 lakhs वुड बी डाउटफुल ऑफ रिकवरी टू द एक्सटेंट 40%। तो डाउटफुल कितना है 40%, तो 40 लाख का 40% 16 लाख, ये भी प्रोविजन बना देंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन में प्रोविजन की वर्किंग आपको थोड़ा अलग तरीके से करना है। ये परसेंट वाइज नहीं, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड वाइज नहीं दिया उन्होंने, डायरेक्ट दिया हुआ। तो बैंक कैन रिकॉग्नाइज सच टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो यहां पर अगर हम देखें तो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज में एक तो आपका पहला लोन हो गया आपका कितने का, अनसिक्योर्ड एडवांसेस 60,000, अनसिक्योर्ड एडवांसेस 60,000, 60,000 ये लगा दिए। एक और है अनसिक्योर्ड लोन 40 लाख का, उस पर 40% 16 लाख रुपए का डाउटफुल है आपको। तीसरा एक और है कैश क्रेडिट अकाउंट टू द एक्सटेंट 25 लाख हैव बीन लेफ्ट विदाउट मार्जिन ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अकाउंट टू द एक्सटेंट 10% आर लाइकली टू बिकम। अकाउंट 25 लाख का है, सिक्योरिटी डाउन हो गई, लेकिन बेड डेट 10%, तो प्रोबेबिलिटी 10% की, तो प्रोविजन भी 10% बनाएंगे। तो तीसरा कैश क्रेडिट है 25 लाख का, उस पर 10% प्रोविजन बना लेते हैं, 2.5 लाख बना लेते हैं। ठीक है, इट इज बैंक्स पॉलिसी, ये भी क्लियर लिख दिया, टू प्रोवाइड फुली अगेंस्ट द कंटिजेंसी ऑफ बेड डेट। जहां जहां जितनी जितनी कंटिजेंसी उसको फुली प्रोवाइड कर दो, बैंक की पॉलिसी। तो हमने जितनी कंटिजेंसी थी उसको फुल प्रोविजन बना दी। 16 लाख की कंटिजेंसी थी, 16 लाख पूरा बना दी। 10% 2.5 लाख की कंटिजेंसी थी, 2.5 लाख प्रोविजन बना दी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू रिमेन एट 55% ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रिमेन्स एट, अब तक तो ये बोलते थे प्रोवाइड 55%। अभी क्वेश्चन में क्या करा था हमने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि प्रोविजन इतना बनाना, इस बार बोल रहे हैं रिमेन्स एट 58। ये ना ऑलरेडी बना हुआ होगा कहीं ना कहीं, देखो आप नीचे ट्रायल में, तो कुछ तो बना हुआ है, थोड़ा और बना लेंगे। और ये कह रहे हैं रिमेन्स एट 55, यानी कितना बचना चाहिए प्रोविजन ईयर एंड में, 55% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। लैंग्वेज को भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, वहां लिख लो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का मतलब वही होता है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जो इस साल एक्सपायर नहीं हो पाई अगले साल तक जाएगी, उसी को तो हम रिबेट बोलते हैं। तो ये उसका नया नाम है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। एंड इंटरेस्ट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च वाज 7,25,000। इसका मतलब ये हो गया आपका रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्लोजिंग, ठीक है, 7,25, ये याद रखना है। तो 1-2 पॉइंट ऊपर दिए हैं और बाकी पॉइंट नीचे दिए हैं। अब नीचे वाले पॉइंट में सारे नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि वही वाले फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आप एक बार सुन ले, इंटरेस्ट पेड है तो किस में जाएगा 15। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ये जाएगा कौन से में, 13th में, ये जाएगा 13th नंबर क्वेश्चन में। और चलिए पूरा करवाने की, अरे ये मैंने क्यों मिटा दिया, ये मैंने क्यों मिटा दिया, ये तो था अपना कैश क्रेडिट 2.5 लाख, 25 लाख का 10% 2.5 लाख रुपए, ये रहने देता हूं मैं। ठीक है, यानी ये कितने हो गए 18, 19 लाख 10,000, ये न्यू प्रोविजन, ठीक है ना, ये न्यू प्रोविजन है आपका। तो इतना प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के लिए होना चाहिए, है ना, ये लिख के रखा है ना 19 लाख 10,000। अब चलिए बात हुई है तो मैं पूरा ही क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14, शेड्यूल नंबर 15, 16, ठीक है, और एक वर्किंग है प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज की, और 2 बनाऊंगा मैं अकाउंट इस बार आपको। एक बनाऊंगा मैं टैक्स प्रोविजन अकाउंट और एक बनाऊंगा मैं बेड डेट्स प्रोविजन अकाउंट। देखो आप प्रोविजन बनाएंगे तो जब किसी के प्रोविजन अकाउंट बने हुए हों, ठीक है, तो किसी न किसी पर्पस के लिए बने होंगे, तो देखते हैं क्या होगा। तो नंबर ऑफ इंटरेस्ट पेड एंड ऑन डिपॉजिट्स, ये आप कहां लिख दोगे 15 नंबर में 7926660। फिर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ये आप कहां लिखोगे 183,74725।
रेंट रिसीव्ड अदर इनकम में आएगा, रेंट रिसीव्ड 78,000। नेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी कहाँ आएगा? सैलरी अलाउंसेस कमीशन लॉस, नहीं तो इसमें मिक्स है सब, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो सैलरी अलाउंसेस ये आते हैं शेड्यूल नंबर 16 में 97, 79, 925। कमीशन ब्रोकरेज ये आता अदर इनकम में 42 lakhs। कमीशन ब्रोकरेज इन क्वेश्चन में इनकम मानते हो। फिर लॉ चार्जेस, रेंट रेट्स, पोस्टेज, ऑडिट फीस, डायरेक्टर्स फीस, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन, यहां तक के सारे। तो यहां तक के सारे लिख देते हैं हम। कितने कितने हैं? 72,000 लॉ चार्जेस है, 46,300, 3,26,070, 60,000 ऑडिट फीस, डायरेक्टर्स फीस 36,000, प्रिंटिंग स्टेशनरी 292, डेप्रिसिएशन 8,20,000, मिसलेनियस रिसिप्ट आ गई 40,000 की, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 165406, रिपेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी 32,400, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन के कितने हैं? 483। एग्जाम में क्या किया करो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, उसको लेंथ देख के समझ जाना इतने सारे एक्सपेंडिचर दिए थे, एक बार पढ़ते तो मालूम पड़ जाता। एडवर्टीजमेंट 276,000, इंश्योरेंस 3,45,000, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ। तो जब बेड डेट्स रिटर्न ऑफ कहां लिखते हैं? यही लिखते हैं, ऑपरेटिंग में लिखते हैं। लेकिन आपको ये तो नॉर्मल कंसेप्ट, नॉर्मल अकाउंटिंग का वैसे याद होगा, बैंकिंग का नहीं। नॉर्मल वैसे भी है कि जब बेड डेट्स प्रोविजन बनाया हुआ है, लिखा भी है, देखो नीचे बेड डेट्स प्रोविजन, ओपनिंग कितना है? ओपनिंग 16,10,000। तो क्यों बनाया होगा लास्ट ईयर 16,10,000 का प्रोविजन? क्यों बनाया होगा? कि आपको लास्ट ईयर प्रोविजन क्यों बनाए जाते हैं? नॉन लॉसेस या लायबिलिटीज के लिए, क्या इन फ्यूचर हमें इतना हो सकता है, इससे बना दी प्रोविजन। तो जब फ्यूचर में वाकई लॉस हुआ, बेड डेट्स हुआ, रिटर्न ऑफ, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ मतलब एक्चुअल बेड डेट्स, तो फिर आप पीएनएल से क्यों चार्ज करते हो? इस अकाउंट से बनाओ। ये बेड डेट्स प्रोविजन अकाउंट, ये क्या था? ये आपने लास्ट ईयर पीएनएल में से कुछ फंड अलग करके और प्रोविजन बना देना। तो जब लायबिलिटी आई तो इसमें से दो ना, पेमेंट आया तो इसमें से दो, लॉस हुआ तो इसमें से दो ना। इसलिए बेड डेट्स रिटर्न ऑफ जो है 72,700 यहां से लिखेंगे ना, ठीक है। तो बेड डेट्स रिटर्न ऑफ 72,200 इसमें से सेट ऑफ करेंगे जब प्रोविजन बना हुआ है। तो फिर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, ओपनिंग रिबेट, ओपनिंग रिबेट यहां प्लस करूंगा, और ऊपर क्लोजिंग रिबेट दी थी याद करो, 725 वो माइनस करूंगा, टोटल बिल लगा दिया मैंने इसका। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ये हम लिख चुके हैं 16,10,000। प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस ये कहां आएगा? ये जब हम पूरा मेन पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो एक तो करंट ईयर्स प्रॉफिट निकलता है और एक ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट आता है, वहां लिख देंगे इसको फॉर्मेट में। और लास्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 24 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस बना हुआ है। तो अगेन इसमें भी वही लॉजिक लगाओ ना, क्यों बनाया था लास्ट ईयर टैक्स प्रोविजन? क्योंकि लास्ट ईयर टैक्स लायबिलिटी आने वाली होगी और उसका रिटर्न तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में भरते हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर उसका असेसमेंट होता है असेसिंग ऑफिसर। तो याद करो आप फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन में लिखा था, फर्स्ट पैराग्राफ में, कि ड्यूरिंग दिस ईयर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर वर कंक्लूडेड, यानी फाइनल हो गई। आपने प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन एस्टिमेटेड लायबिलिटी होता है। हर साल हम जो टैक्स प्रोविजन बनाते हैं उसको एस्टिमेटेड बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल लायबिलिटी तो बाद में अराइज होगी। तो एस्टिमेट 24 लाख था, लेकिन फाइनल कितना हुआ? 22,40,000 ही पे करना है। तो 22,40,000 रुपए में डेफिनेटली इसमें से ही तो सेट ऑफ करूंगा टैक्स पेबल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? टैक्स पेबल। एक्चुअल लायबिलिटी से इतनी। कहने का मतलब यह है कि 24 लाख में से 22,40,000 रुपए की ही लायबिलिटी आई, मतलब 1,60,000 का प्रोविजन आपका बच गया, एक्सेस प्रोविजन। अब या तो इस एक्सेस प्रोविजन को वापस पीएनएल में ले जाओ, क्योंकि बना भी वहीं से था तो क्रेडिट भी वहीं हो जाए, लेकिन ऐसा जनरली नहीं करते। क्या करते हैं? इसको इस साल भी तो प्रोविजन बनाना है, क्वेश्चन में लिखा था ऊपर 55% प्रोविजन बनाना, उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो अब बात समझता है, लेकिन ये बात करने के लिए हमको पहले पूरा पीएनएल बनाना पड़ेगा, तब जाके हम टैक्स पे आएंगे। पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सबका टोटल भी मैंने लगा दिया है, आप देख लें।
चलो 15 में यही रहेगा, ये इसका टोटल हो गया मेरा, ठीक है। हाँ एक बात ये भी समझ लो जरा, प्रोविजन, चलो इस दोनों साथ में ही समझते हैं। तो पहले ये सब मिटाता हूं मैं, ये टोटल आप लिख के रख लेंगे, कहीं याद रख लेंगे, ठीक है ना। शेड्यूल नंबर 13 से तो पीएनएल अकाउंट अगर मैं बनाता तो पीएनएल अकाउंट में क्या क्या आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं फॉर द ईयर, उसमें आता है शेड्यूल नंबर 13। तो ये 14th नंबर ये लिख देता हूं, 14 नंबर ये हो गया आपका 45,45,000, ये मिटा देता हूं। फिर 15th नंबर में कितना 792,660 और 16th नंबर में कितना 127,343,01, ये 16th में, ठीक है। तो ये 15 भी डिलीट, ये 16 भी पूरा डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर क्या आता है, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज में दो प्रोविजन दिख रहे हैं मुझे, एक तो दिख रहा है डाउटफुल डेट्स प्रोविजन, ठीक है, डाउटफुल डेट्स प्रोविजन, और एक दिख रहा है टैक्स प्रोविजन। दो में से पहले कौन सा निकलेगा, तो हमेशा पहले डाउटफुल डेट्स, क्योंकि टैक्स तो नेट इनकम पे आएगा ना, तो पहले इसका हिसाब कर लेता हूं। सुनना ध्यान से, मेन क्वेश्चन कि बेड डेट 16,10,000 ऑलरेडी प्रोविजन बन रहा है, 72,200 ही लॉस हुआ सिर्फ, इसका मतलब इतना प्रोविजन ऑलरेडी है आपके पास, एंड इन फ्यूचर पैसा डूबेगा तो इसमें से आप रिकवर कर सकते हो। और इन फ्यूचर आपको डूबने की उम्मीद कितनी लग रही है, इन फ्यूचर आपको उम्मीद लग रही है, इसलिए ये तो कहा है आपने सारे अकाउंट की स्क्रूटनी करके 3 अकाउंट सिलेक्ट किए, उसमें इतना इतना लॉस होने की प्रोबेबिलिटी लगी आपको, और कंपनी की पॉलिसी है, बैंक की पॉलिसी है टू बी प्रोवाइडेड, तो इतना प्रोवाइड करना है। तो 19,10,000 रुपए का नया प्रोविजन बनाना है या 19,10,000 ही मेंटेन होना चाहिए लास्ट। यानी दो बात, क्या एंट्री होती प्रोविजन की, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट, तो क्रेडिट कहां से आता है, क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल से यहां आता है। कई क्वेश्चन होना है, पीएनएल में डेबिट करते थे आपको, और फिर ये जितना ये होता है ड्यूरिंग द ईयर जो बनाया वो, और फिर टोटल लगा के क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो 19,10,000 और बना दूं मैं, तो आप देखो कितना सारा हो जाएगा। यानी क्या इन फ्यूचर इतने सारे डाउटफुल नहीं डेट्स आपके, नहीं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको अल्टीमेट, आपके पास अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो आप ये यूटिलाइज कर लो ना, पूरा क्यों बना रहे। तो 19,10,000 रुपए टोटल होना चाहिए क्लोजिंग, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मुझे इतने डाउटफुल होने की उम्मीद है। तो 19,10,000 टोटल होना चाहिए, और मेरे पास ऑलरेडी 16,10,000 बना हुआ था, 16,10,000। आप चाहो तो उसको अकाउंट स्टाइल में ना करते हो, वर्किंग स्टाइल में कर सकते हो। 16,10,000 का प्रोविजन था, उसमें से सिर्फ 72,700 ही बेड डेट्स हुए, बाकी तो हमने रिकवर कर लिया। तो हमारे पास 15,37,300 का एक्सेस प्रोविजन है, और रखना कितना है ईयर एंड में, ईयर एंड में रखना है 19,10,000। तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,72,700, ये बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान रखना। यानी आप ड्यूरिंग ईयर में सिर्फ इतना सा बनाओ, तो पीएनएल अकाउंट में जो मैं लिखूंगा ये पीएनएल में 3,72,000, यहां लिख देता हूं 372,700, ये खास बात। तो 19,10,000 का नहीं बनाया, 372,700 का बनाया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस प्रोविजन था, वो यूटिलाइज कर लिया हमने। टोटल 19,10 ही आया, देखो बैलेंस शीट में जाएगा 19,10 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या, यस। तो हम ये सब प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 1219725 प्लस 4545,000 माइनस 792,660 माइनस 127,343,01 और माइनस ये भी 372700। इसको इनर कॉलम में लिख देना, लेकिन माइनस जरूर करना। तो नेट प्रॉफिट जो आया है मेरा वो आया है 88,650,64। इस पर 55% टैक्स प्रोविजन टू बी मेंटेन, क्या लिखा था क्वेश्चन में, टू बी मेंटेन। अगेन टैक्स प्रोविजन भी क्या होता है, इन फ्यूचर हम जो रिटर्न भरने वाले हैं
ये तो प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में रिटर्न भरेंगे तो फाइनल लायबिलिटी कुछ और होगी। तो प्रोवाइड करके रख रहे हैं एस्टिमेटेड लायबिलिटी हमारी लगभग इसका 55%, यानी कि आएगी आपकी 4875785 इतनी आएगी टू बी मेंटेन। और ऊपर लिखा भी था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर टू रिमेन सेट 55,000, कितना बचना चाहिए 55%। ये नहीं लिखा होता तो भी यही मीनिंग होता, क्योंकि पिछले साल का तो हिसाब क्लियर है ना, पिछले साल के तो फाइनलाइजेशन पूरा असेसमेंट स्क्रूटनी कंप्लीट, तो नो फर्दर लायबिलिटी कुछ आगे है। तो अब हमें फिर वो यहां पर भी सेम एंट्री, पेन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट, और फिर बचेगा बैलेंस। तो क्वेश्चन ये कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना करना है और पीएनएल में कितना, दोनों में से एक फिगर आपके पास होना चाहिए। तो ये जो फिगर आया है ये नया प्रोविजन बनाऊं या इतना मेंटेन करना है, तो क्वेश्चन में कितना क्लियर लिखा हुआ है कि ये आपको मेंटेन करना, इतना रिमेन्स, इतना बचना चाहिए, तो इतना बचा लिया। अब बनाना कितना है तो डिफरेंस से मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस क्लियर ही दिख रहा है, वैसे तो 48,75,000 रखना था, उसमें से लास्ट ईयर का 1,60,000 एक्सेस है, तो 1,60,000 रुपए मुझे प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, मुझे प्रोवाइड करना पड़ेंगे फिर 4715785, बस इतने प्रोवाइड करना पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर एक साथ थे मेरे पास, वो यूटिलाइज करते, टोटल प्रोविजन 48 हो गया। तो इस बार आपको जो प्रोविजन बनाना पड़ा वो कितना बनाना पड़ा 4715785। अब जाके आपका ये ए पार्ट, ये बी पार्ट आएगा और नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट, तो यहां तक तो मैं निकाल चुका था नेट प्रॉफिट 064, इतना तो आ चुका था ना अपना, उसमें से ये और माइनस करता हूं 4715785, यानी नेट प्रॉफिट आया 4149279। और लास्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड नेट प्रॉफिट भी है आपके पास क्वेश्चन में, कितने लाख रुपए का 10 लाख रुपए का। ये टोटल हो गया आपका 51,49,279। और एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चौथे पार्ट में क्या होता है एप्रोप्रिएशन, वहां लिख देना आपका 25% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, इसका 25% ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक। और टोटल में से वो हटा के बचेगा वो ट्रांसफर टू बैलेंस। ये हो गया क्वेश्चन। तो एक और अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, पूरे ही करवा दिया। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 के बाद 9th और 10th, यानी 1 to 6 और फिर 9 10th, ठीक है। ये P&L अकाउंट के क्वेश्चन थे, ये आपके सारे हो जाना चाहिए। फिर मैं बताऊंगा आपको बैलेंस शीट का क्वेश्चन, तब तक आप बैलेंस शीट का शेड्यूल एक बार और रिवाइज करते हैं। थैंक यू सो मच।